अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका वेलकम करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। बेटा अपन लोग इकोलॉजी के अंदर सेकंड जो चैप्टर है अपने यूनिट के अंदर, पारिस्थितिकी के अंदर जो सेकंड चैप्टर है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम, उसके अपन ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। ये अपना थर्ड लेक्चर है, इस सेकंड चैप्टर का थर्ड लेक्चर है, ठीक है। और इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। किसको बात करेंगे बेटा? इकोलॉजिकल जो पिरामिड है या जो पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं, पारिस्थितिक स्तूप भी बोलते हैं इनको, पारिस्थितिक स्तूप। पारिस्थितिक स्तूप इसको अपन लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपन अपनी पहली स्लाइड के ऊपर। इकोलॉजिकल पिरामिड डिस्कस करेंगे। बेटा इकोलॉजिकल पिरामिड होते क्या है? बेटा अगर अपन सब जानते हैं कि एक पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला के अंदर 4 चीजें होती है। एक होता है उत्पादक, एक क्या होता है बेटा? उत्पादक, ठीक है। एक होता है उत्पादक, उत्पादक के बाद होता है बेटा प्राथमिक उपभोक्ता, के बाद होता है बेटा द्वितीयक उपभोक्ता, और उसके बाद होता है बेटा तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। तो बेटा इस खाद्य श्रृंखला के अंदर इसको अपन लोग बोलते हैं पोषक स्तर प्रथम। क्या बोलते हैं बेटा? पोषक स्तर फर्स्ट, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट। इसको बोलते हैं पोषक स्तर सेकंड, इसको बोलते हैं पोषक स्तर थर्ड, और इसको बोलते हैं पोषक स्तर 4। समझिएगा इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है कि ये खाद्य श्रृंखला के अंदर, सामान्यतः खाद्य श्रृंखला के अंदर 4 पोषक स्तरों को माना जाता है। एक होता है उत्पादक, उत्पादक को अपन लोग प्रोड्यूसर या इसको पोषक स्तर फर्स्ट के नाम से जानते हैं, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट। उत्पादक से आगे जो एनर्जी है वह प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाती है, जिसे अपन लोग द्वितीयक पोषक स्तर या पोषक स्तर द्वितीय के नाम से जानते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता से एनर्जी जो है वह द्वितीयक उपभोक्ता के पास जाती है, जिसको अपन सेकेंडरी कंज्यूमर या ट्रॉफिक लेवल थर्ड के नाम से जानते हैं। और फिर एनर्जी जो है लास्ट के अंदर तृतीयक उपभोक्ता या टर्सरी कंज्यूमर के पास जाती है, जिसको अपन लोग ट्रॉफिक लेवल 4 कहते हैं। अब देखना बेटा, अगर अलग अलग प्रकार के जो इकोलॉजिकल पैरामीटर्स है, इकोलॉजिकल पैरामीटर संख्या के रूप में हो सकता है, जैव भार के रूप में हो सकता है, या ऊर्जा के रूप में हो सकता है। अगर इन पैरामीटर को इसके अंदर, इन इकोलॉजिकल पैरामीटर को दर्शाएं, इस ट्रॉफिक लेवल के अंदर भी उस पैरामीटर को दर्शाएं, या इस ट्रॉफिक लेवल के अंदर भी उस पैरामीटर को दर्शाएं, और इस पैरामीटर के अंदर भी उस ट्रॉफिक लेवल को दर्शाएं, तो जो अपन को संरचना मिलती है उसे अपन लोग इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं, पारिस्थितिक स्तूप कहते हैं। देखिएगा डेफिनेशन कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर। ये इकोलॉजिकल पैरामीटर्स बेटा बेसिकली एनसीईआरटी 3 इकोलॉजिकल पैरामीटर्स की बात करेगी। पहली बात करेगी नंबर की, पहली बात करेगी नंबर की, दूसरी बात करेगी बायोमास की, और थर्ड बात करेगी आपके एनर्जी की। तो 3 पैरामीटर की बात कही गई है कि जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन अ इकोसिस्टम इज व्हाट इज कॉल्ड एज पिरामिड। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? पिरामिड कहते हैं। कि अगर विभिन्न पोषक स्तरों पर अगर पारिस्थितिकी के मापदंडों को दर्शाया जाए, एक ग्राफ के रूप में, एक चित्र के रूप में दर्शाया जाए, जो प्राप्त चित्र होगा उसे अपन लोग पारिस्थितिक स्तूप कहेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड कहेंगे। पारिस्थितिक तंत्र में, हिंदी में देखते हैं बेटा, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों पर पारिस्थितिक मापदंडों का, और वही बात आई बेटा, पारिस्थितिक मापदंड 3 होते हैं। एक तो होता है बेटा संख्या, दूसरा होता है बेटा जैव भार, और तीसरा होता है ऊर्जा। अगर इन मापदंडों को ग्राफीय
निरूपण किया जाए तो प्राप्त जो संरचना है वो क्या कहलाती है बेटा? इकोलॉजिकल पिरामिड या पारिस्थितिक पिरामिड कहलाती है। ये मापदंड आगे अगली लाइन में ही है, दीज पैरामीटर में बी नंबर, बायोमास एंड एनर्जी। ये मापदंड संख्या हो सकती है, जैव भार हो सकता है या ऊर्जा हो सकती है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सबसे पहले जो पिरामिड, पारिस्थितिक जो पिरामिड है उनको बनाया गया था एक साइंटिस्ट के द्वारा जिसका नाम है चार्ल्स एल्टन। क्या नाम है बेटा? चार्ल्स एल्टन। ठीक है, इसलिए इनको एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एल्टोनियन पिरामिड। कि सबसे पहले पिरामिड का निर्माण चार्ल्स एल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इन्हें एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। अब देखना बेटा, कुछ बातें करते हैं बेटा। जो भी पिरामिड होता है ना, पिरामिड दो तरीके का, जैसे मैं कह रहा हूं ये एक सीधा पिरामिड है। ये क्या है? सीधा। इसको बोलेंगे बेटा अपन लोग सीधा पिरामिड, सीधा पिरामिड। ठीक है, और ये जो है पिरामिड, ये पिरामिड उल्टा पिरामिड है। ये कैसा है बेटा? उल्टा पिरामिड है। ठीक है, पिरामिड को कैसे दर्शाते हैं कि ये जैसे पिरामिड है तो इस पिरामिड के अंदर चार पोषक स्तर बनाएंगे। ये है बेटा पोषक स्तर फर्स्ट, ये है पोषक स्तर फर्स्ट, ये आपके क्या आ जाएगा? पोषक स्तर सेकंड, पोषक स्तर सेकंड, ये क्या आ जाएगा? पोषक स्तर थर्ड, और ये आ जाएगा बेटा पोषक स्तर फोर। ठीक है, अगर इधर देखें उल्टे पिरामिड के अंदर भी तो भी ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट यही आएगा। ऊपर की तरफ देखें तो ट्रॉफिक लेवल सेकंड यहां आएगा, थर्ड यहां आएगा, ट्रॉफिक लेवल जो थर्ड है वो यहां आएगा, और ट्रॉफिक लेवल जो फोर्थ है वो यहां आएगा। मतलब पिरामिड उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है, चाहे सीधा पिरामिड हो या चाहे उल्टा पिरामिड हो। उत्पादक या जो पोषक स्तर फर्स्ट है वह हमेशा कहां रहेगा? आधार में रहेगा। ये गांठ मान लो। प्रत्येक प्रकार के पिरामिड में, लिख लेना भली, प्रत्येक प्रकार के पिरामिड में उत्पादक या पोषक स्तर फर्स्ट को, पोषक स्तर प्रथम को हमेशा आधार में रखा जाता है, आधार में रखा जाता है। ठीक है, हमेशा उसको कहां रखेंगे बेटा? आधार के अंदर रखेंगे, चाहे सीधा पिरामिड हो चाहे उल्टा पिरामिड हो। इज दैट क्लियर? चलते हैं आगे। इन पिरामिड तीन रीजन होंगे बेटा। बेसल रीजन, इसको क्या बोलेंगे बेटा? बेस, व्हाइट ले लेता हूं मैं। बेसल आधार भाग है, ये है मिड भाग, और ये है टॉप भाग। ठीक है, तो बेसल, मिड एंड टॉप टायर शो द पैरामीटर वैल्यू फॉर प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस एंड कार्निवरस इन द इकोसिस्टम। तीन, चार की जगह तीन भी ले सकते हैं। एक होता बेसल पार्ट, एक होता मिड पार्ट, और एक होता टॉप पार्ट। बेसल पार्ट को अंदर अपन किसको रखते हैं बेटा? हमेशा प्रोड्यूसर या उत्पादक को रखा जाता है। मिडिल पार्ट के अंदर किसको रखते हैं बेटा? हर्बीवोरस को रखते हैं। और ऊपर हमेशा कौन रहते हैं बेटा? कार्निवोरस रहते हैं या मांसाहारी रहते हैं। ये एक बेटा सीधा पिरामिड है। उल्टा करेंगे तो अभी बेसल के अंदर हमेशा कौन रहेगा? उत्पादक या प्रोड्यूसर रहते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। पिरामिड बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा संख्या का पिरामिड। पहला कौन सा होता है बेटा? संख्या का पिरामिड, जिसको बोलते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, दूसरा जो होता है वो उसको बोलते हैं जैव भार का पिरामिड या पिरामिड ऑफ बायोमास, और तीसरा होता है बेटा ऊर्जा का पिरामिड या एनर्जी पिरामिड। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर आपको तीन तरह के पिरामिड देखने को मिलेंगे। संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, जैव भार का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास, एंड थर्ड होगा बेटा ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। इज दैट क्लियर? एक एक को अपन लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटा संख्या का पिरामिड। संख्या का पिरामिड या पिरामिड ऑफ नंबर, बेटा ऐसा पिरामिड जो प्रत्येक पोषक स्तर पर उपस्थित जीवों की संख्या को प्रदर्शित करता है।
ऐसा पिरामिड जो प्रत्येक पोषक स्तर पर उपस्थित जीवों की संख्या को प्रदर्शित करता है, उसे अपन लोग संख्या का पिरामिड कहते हैं। द पिरामिड विच शोज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट ईच ट्रॉफिक लेवल इज व्हाट इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ पिरामिड। इन दिस टाइप ऑफ पिरामिड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इन वेरियस ट्रॉफिक लेवल इज शोन। इस प्रकार के पिरामिड में विभिन्न पोषक स्तरों में व्यक्तिगत जीवों की संख्या को दर्शाया जाता है। ये एक बेटा नंबर ऑफ पिरामिड है, ठीक है, ध्यान से देखना। ये सीधा है पिरामिड, ठीक है, ये उल्टा भी बनेगा, इसको बोलते हैं अपराइट को बोलते हैं बेटा सीधा पिरामिड। जहां पर देखो बेटा एक पिरामिड है, अपन ने कहा कि अगर एक कोई इकोसिस्टम है जिसके अंदर प्रोड्यूसर का जो नंबर है वो लगभग इतना है, ठीक है, हर्बीवोरस का नंबर उससे कम है और कार्निवोरस का नंबर सबसे कम है, तो अगर इसको अपन पिरामिड के रूप में देखें तो ये एक क्या बता रहा है कि यहां पर प्रोड्यूसर का नंबर सबसे ज्यादा है, उसके बाद हर्बीवोरस का नंबर उससे कम है और सबसे लास्ट में क्या है, कार्निवोरस। तो इस तरीके के पिरामिड को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, इस तरीके के पिरामिड को बोलते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। दीज पिरामिड आर मोस्टली अपराइट। सामान्यतया ये पिरामिड सीधे होते हैं क्योंकि उत्पादकों की संख्या अधिकतम होती है और शाकाहारी और मांसाहारी की संख्या क्या हो जाती है, कम होती जाती है। उत्पादक जो होते हैं, उत्पादक हमेशा ज्यादा होते हैं, उत्पादक जो होते हैं वह हमेशा ज्यादा होते हैं, और जैसे जैसे उत्पादक शाकाहारी उससे कम होते हैं, मांसाहारी उससे कम होते हैं, सर्वाहारी उससे ही कम होते हैं, अधिकतम होती है। और शाकाहारी और मांसाहारी की संख्या शीर्ष की और कर्मिक पोषक स्तरों पर घटती जाती है, जैसे कि घास का मैदान पारिस्थितिक तंत्र और जलीय पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, दीज पिरामिड्स आर मोस्टली अपराइट बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर आर ऑलवेज मोर देन हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। तो इनका नंबर ज्यादा है तो बेस जो होगा, उत्पादक होंगे तो वो चौड़ा आएगा। बेस अगर चौड़ा है, ब्रॉड है, तो हमेशा अपराइट या सीधा पिरामिड देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अपन एक बात करते हैं घास स्थल इकोसिस्टम की। घास का मैदान इकोसिस्टम है या ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर संख्या के पिरामिड को दर्शा रहे हैं। अपन ने देखा कि वहां पर जो प्राथमिक उत्पादक है वह कितने हैं, इसको बोलेंगे बेटा पोषक स्तर फर्स्ट, इसको बोलेंगे पोषक स्तर फर्स्ट। ये कौन क्या हो जाएगा बेटा आपके, ये हो जाएगा आपके पोषक स्तर सेकंड। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पोषक स्तर थर्ड, पोषक स्तर थर्ड, और ये हो जाएगा आपके पोषक स्तर 4। तो ये एक संख्या, अगर पोषक स्तर फर्स्ट में कितने संख्या है उसको दर्शाएं, वो ज्यादा है, वो हमेशा ज्यादा ही होता है, घास स्थल है, घास ज्यादा होती है। पोषक स्तर सेकंड के ऊपर बात करें, उसके अंदर खरगोश उससे कम होते हैं, खरगोश को खाने वाली लोमड़ी उससे कम होती है, लोमड़ी को खाने वाले शेर उससे भी कम होते हैं। तो इस प्रकार का जो पिरामिड होता है इसको संख्या का पिरामिड करते हैं। यह एक प्रकार का सीधा पिरामिड है। कैसा है, सीधा। ग्रासलैंड के अंदर नंबर का पिरामिड जो है वह सीधा मिलता है। आगे की तरफ बात करते हैं, एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं और नंबर का पिरामिड देखते हैं। अपन सब जानते हैं कि एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर ये आपके ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, ये आपके ट्रॉफिक लेवल सेकंड, ये आपके हो गए ट्रॉफिक लेवल थर्ड, और ये हो गया आपके ट्रॉफिक लेवल 4। टीएल का मतलब है बेटा ट्रॉफिक लेवल। क्या है, ट्रॉफिक लेवल, पोषक स्तर। क्या है, पोषक स्तर। ठीक है, पोषक स्तर। तो एक जलीय पिरामिड के अंदर अपन सब जानते हैं कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जिनको अपन लोग पादप प्लवक कहते हैं, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, पादप प्लवक। अगर नहीं दिख रहा है तो देख लो, मैं लिख लेता हूं, ये लिखा हुआ है बेटा पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन्स। क्या है बेटा ये, फाइटोप्लैंक्टन्स, प्लैंक्टन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन सबसे ज्यादा होते हैं और फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाते हैं, जू प्लैंक्टन्स खाते हैं। जू प्लवक उससे कम होते हैं। जू प्लवक से कम कौन होते हैं, छोटी मछलियां, और छोटी मछलियों से भी कम होती है बड़ी मछलियां। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर भी आपको संख्या का जो पिरामिड है वह हमेशा कैसा मिलेगा, वह हमेशा मिलेगा बेटा अपराइट। क्या मिलेगा बेटा, अपराइट। हमेशा कैसा मिलेगा, यहां पर सीधा ही मिलेगा। क्लियर है कहानी यहां तक।
आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। बेटा अगर ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम बात की, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात की, ग्रासेस ज्यादा होती है, रैबिट, फॉक्स, फिर लॉयन है, फिर फाइटोप्लैंक्टन्स, ये अपन ने वही बात की कि चाहे घास स्थल की बात करो, चाहे जलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करो, संख्या का जो पिरामिड होता है वो हमेशा कैसा मिलता है बेटा? सीधा ही मिलता है इन दोनों के अंदर। ये क्या है बेटा? संख्या का पिरामिड। संख्या का पिरामिड किस किस का है बेटा? ये दोनों साथ में लिख लिए अपन ने। ये है बेटा घास स्थल का, घास स्थल, और ये है बेटा जलीय तंत्र का, किसी जलीय पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड है। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। लेकिन एक बेटा एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, पैरासिटिक फूड चेन अपन ने पढ़ी थी, परजीवी खाद्य श्रृंखला। बेटा परजीवी खाद्य श्रृंखला के अंदर क्या होता है कि परजीवी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला की बात करें, जहां पर क्या होता है, जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वह बड़े जीव से छोटे जीवों की तरफ होता है। जैसे एक पेड़ है, एक ट्री है, एक ट्री है, उस एक ट्री के ऊपर एक एग्जांपल के देख लेते हैं अपन कि मैं कह रहा हूं ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक ट्री है। इस ट्री के ऊपर कितना है? एक पेड़। इस ट्री के ऊपर 10 पक्षी बैठे हैं। कितने पक्षी बैठे हैं बेटा? 10 बर्ड्स बैठे हैं, 10 बर्ड्स है, ठीक है। ट्री एक है, 10 बर्ड्स है। हर एक पक्षी पर ऑन ईच बर्ड, सपोज ऑन ईच बर्ड 10 पैरासाइट्स आर प्रेजेंट, 10 पैरासाइट्स प्रेजेंट है। हर प्रत्येक पक्षी पर, क्या कह रहा हूं बेटा? प्रत्येक पक्षी पर 10 परजीवी उपस्थित है। तो मुझे बताओ 10 मल्टीप्लाई बाय 10 तो कितना हो जाएगा? 100 क्या हो जाएंगे? 100 आपके परजीवी हो जाएंगे, 100 पैरासाइट हो जाएंगे, 100 पैरासाइट हो जाएंगे। अब इसके अंदर संख्या का पिरामिड बताएं। अगर इसके अंदर संख्या का पिरामिड बताएं तो ट्री कम है, अपन ने कहा था उत्पादक हमेशा नीचे की तरफ भी, आधार की तरफ भी रहेंगे। उत्पादक हमेशा नीचे की तरफ रहेंगे, ये रहे। वो उससे भी कम, उससे ज्यादा कौन है? उससे ज्यादा है पक्षी, और सबसे ज्यादा कौन है? परजीवी। तो यहां पर तो आएगा पेड़, यहां पे कौन आ जाएंगे? पक्षी। पेड़ एक ही है, पक्षी 10 है, और परजीवी जो है वह कितने हैं? वह 100 है। तो इस प्रकार का जो पिरामिड, संख्या का पिरामिड जो होता है वह क्या बनता है बेटा? उल्टा बनता है। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। देखिएगा बेटा स्टेटमेंट को देखते हैं कि बट इन ट्री इकोसिस्टम, वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र के अंदर, किसकी बात कर रहा है बेटा? वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र, वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र के अंदर दी पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है बेटा? उल्टा होता है। यही अपन ने अभी डिस्कस किया, उल्टा होता है। दिस इज कॉल्ड एज पैरासिटिक इकोसिस्टम बिकॉज बर्ड्स डिपेंड्स ऑन ट्री and parasite depends on the birds. Therefore, with increase in the number of trophic level, the number of organism increases subsequently. Tree एक है, birds उससे ज्यादा है, और parasite जो है वह उससे भी ज्यादा है। तो इस प्रकार के पिरामिड के अंदर जो संख्या का जो पिरामिड है, इस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र के अंदर संख्या का पिरामिड कैसा बनता है बेटा? उल्टा बनता है। आगे बात करते हैं बेटा। एक चीज ध्यान रखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसकी एक अलग से स्लाइड बनाई। बेटा जो संख्या का पिरामिड होता है, संख्या का पिरामिड होता है वह पारिस्थितिक तंत्र के बायोटिक पोटेंशियल, मतलब जैविक क्षमता को प्रदर्शित करता है। पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं कि संख्या का पिरामिड क्या प्रदर्शित करता है? संख्या का पिरामिड उस पारिस्थितिक तंत्र के जैविक क्षमता को प्रदर्शित करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि संख्या का पिरामिड क्या बता रहा है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट ईच ट्रॉफिक लेवल, तो क्या है? वही तो उसका बायोटिक पोटेंशियल है, वही तो उसकी जैविक क्षमता है। उसको दर्शाने का काम कौन करता है बेटा? संख्या का पिरामिड करता है। चले आगे, चलते हैं आगे।
दूसरा है बेटा जैव भार का पिरामिड, या जिसको बोलते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। वही बेटा, अगर ऐसा पिरामिड जिसमें प्रत्येक पोषक स्तर पर उपस्थित जैव भार को दर्शाया जाए, ऐसा पिरामिड जिसमें प्रत्येक पोषक स्तर पर उपस्थित जैव भार को दर्शाया जाए, तो प्राप्त पिरामिड क्या कहलाएगा? जैव भार का पिरामिड कहलाएगा। कि द पिरामिड विच शोज द बायोमास ऑफ ईच ट्रॉफिक लेवल इज व्हाट इज कॉल्ड एज पिरामिड ऑफ बायोमास। कि जैव भार का पिरामिड पारिस्थितिक तंत्र के प्रत्येक पोषक स्तर के जैव भार की कुल मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। अधिकतर ये पिरामिड भी सीधे होते हैं। देखो, संख्या का पिरामिड भी सीधा होता है, लेकिन कहीं पर उल्टा भी होता है। जैव भार का पिरामिड भी सीधा होता है, लेकिन आगे देखते हैं और भी, जैसे जलीय पारिस्थितिक तंत्र, वहां पर ये उल्टा होता है। देखेंगे अपन क्या द पिरामिड ऑफ बायोमास रिप्रेजेंट द टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास ऑफ ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम। मोस्टली दीज पिरामिड आर आल्सो अपराइट। समझ कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। देखते हैं बेटा कि ये भी बहुत अच्छा बात है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि द पिरामिड ऑफ बायोमास शो द स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ इकोसिस्टम। खड़ी फसल को प्रदर्शित करता है। जैव भार का पिरामिड जो होता है एक पारिस्थितिक तंत्र की खड़ी फसल को प्रदर्शित करता है। अब खड़ी फसल क्या होती है आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, चिंता मत करो। मैं अभी पिरामिड पढ़ा रहा हूं, इसलिए खड़ी फसल बीच में नहीं डालूंगा। आप बेफिक्र रहिए, विश्वास करिए, आपको शानदार तरीके से मैटर दिया जाएगा, ये मेरी गारंटी है, एक मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट की गारंटी है। ठीक है, आप बिल्कुल, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, विश्वास करो और मतलब मेहनत करनी है बेटा। ठीक है ना, मेहनत इतनी जबरदस्त करनी है कि मतलब दुनिया कहे कि यार बंदे ने क्या मेहनत की है, उस बंदी ने क्या मेहनत की है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि कौन कहता है कि सितारों, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होते, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। ठीक है, कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। इसलिए मेहनत करनी है। ठीक है, इतनी मेहनत करनी है कि दुनिया देखे। ठीक है ना, आप लोग बिल्कुल मेहनत करते रहिए, हर एक एग्जाम क्लियर हो सकता है, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो अपन ने क्या कहा, संख्या का पिरामिड तो बायोटिक पोटेंशियल को प्रदर्शित करता है, जबकि बायोमास का जो पिरामिड होता है वह स्टैंडिंग क्रॉप को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये देखो एक बेटा पिरामिड ऑफ बायोमास बताया कि एक पिरामिड ऑफ बायोमास जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर है, उससे कम क्या होंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, उससे कम जैव भार किसमें होगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, उससे कम किसमें होगा टर्शियरी कंज्यूमर में। बेटा अपन ने कहा था कि जो 90% जो 10% एनर्जी लॉ के अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे कि 10% ऊर्जा जाएगी, तो ये यहां से जो ऊर्जा गई उसका अधिकांश भाग अपने पास रख के आधे आगे कम ही करता है, तो यहां पर जैव भार क्या होगा हमेशा कम होता है। तो इट शोज अ शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट ईच ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, लेकिन जैव भार का पिरामिड सीधा तो बनता ही है, लेकिन उल्टा भी बनता है। उल्टा जैसे अपन बात करें जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसके अंदर उल्टा बनता है, जहां पर प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं उनका जैव भार कम होता है और प्राइमरी कंज्यूमर का भार क्या होता है, जैव भार ज्यादा होता है। तो यहां पर ये उल्टा पिरामिड भी बना है, यहां पर ये सीधा बना। आगे डायग्राम में देखेंगे अपन इन्वर्टेड जैव भार का उल्टा पिरामिड। बेटा अगर अपन जलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंदर उत्पादक जो होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन से एनर्जी कहां जाती है, जूप्लैंक्टन्स के पास। जूप्लैंक्टन से एनर्जी कहां जाती है, स्मॉल फिशेस के पास। स्मॉल फिशेस से एनर्जी कहां जाती है बेटा, लार्ज फिश के पास। तो यहां पर जैव भार जो होता है वह कम होता है। इस जलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंदर जैसे जैसे अपन पोषक स्तर प्रथम से पोषक स्तर 4 की तरफ जाते हैं, जैव भार की मात्रा बढ़ती जाती है। इसलिए यहां पर एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंदर जो जैव भार का पिरामिड होता है वह कैसा बनता है, उल्टा बनता है। पढ़ लेते हैं कि द स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन्स। यहां पर स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप है, लेकिन ये इसके लार्ज को क्या करता है, सपोर्ट करता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वाटिक इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड बिकॉज इन इट प्रोड्यूस आर माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड देयर बायोमास इज वेरी लेस। क्योंकि यहां पर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वह सूक्ष्म जीव होते हैं, इसलिए उनका जैव भार जो होता है वह सबसे कम होता है। क्लियर है, आगे बढ़े बेटा। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, यही बात कही है, घास तंत्र
पारिस्थितिक घास तंत्र की बात करें तो वहां पर कैसा बनता है बेटा जैव भार का पिरामिड, ये सीधा बनता है। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, जैव भार के पिरामिड की बात कर रहे हैं। जैव भार के पिरामिड मतलब पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करेंगे। ये घास तंत्र के अंदर सीधा बनता है, जबकि जलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंदर, जलीय तंत्र के अंदर क्या बन गया, ये उल्टा बन गया। यहां पर कैसा बनता है बेटा, सीधा बनता है, अपराइट। यहां पे कैसा बना बेटा, अपराइट बना, और यहां पे कैसा बन गया बेटा, इन्वर्टेड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है चीज, बढ़े आगे बेटा, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बेटा। तीसरा पिरामिड है, जो थर्ड पिरामिड है, वह है एनर्जी का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। वही डेफिनेशन को समझते हैं कि ऐसा पिरामिड जो प्रत्येक पोषक स्तर पर उपस्थित ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। ऐसा पिरामिड जो प्रत्येक पोषक स्तर पर उपस्थित ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है, उसे अपन पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। एनर्जी पिरामिड्स आर ऑल, यहां तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह विभिन्न पोषक स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। बेटा हमेशा मान के चलना, मान के चलना क्या होता ही है, मानना क्या है, फिक्स है कि किसी भी खाद्य श्रृंखला के अंदर हमेशा उत्पादक से अगर उपभोक्ता की तरफ जा रहे हैं, कहां से, उत्पादक से अपन लोग उपभोक्ता की तरफ जा रहे हैं, तो ऊर्जा की मात्रा, एनर्जी हमेशा क्या होगी बेटा, कम होती जाती है। इसलिए ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। पूछ सकते हैं किसका पिरामिड सदैव सीधा बनता है, हमेशा ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है बेटा, सीधा होता है, अपराइट या इरेक्ट होता। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। यहां पे एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं बेटा। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स है, उत्पादक है नीचे, चलो प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास गए, यहां से एनर्जी यहां पे गई, अधिकांश एनर्जी हीट के रूप में एनवायरमेंट के अंदर छोड़ दी जाती है या खुद के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर काम में लेती है। कुछ ही ऊर्जा जो होती है वह आगे स्थानांतरित होती है। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाने पर ऊर्जा हमेशा क्या होती है, घटती है। इसलिए ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनेगा, कभी भी उल्टा नहीं बनता। क्लियर है बेटा, बहुत ही शानदार। इसी का अपन लोग वेट कर रहे थे, मैं भी देख रहा था कब स्लाइड आए और मैं आपको ये समझाऊं। पानी पी लेता हूं, उसके बाद अपन इसको देखते हैं। बेटा अपन ने कहा कि जब अपन उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ जाते हैं तो हमेशा जो ऊर्जा जो होती है वह कम होती जाती है। तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था लिंडमैन। क्या नाम था बेटा, लिंडमैन। लिंडमैन ने 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम दिया था, 10%। इसने क्या कहा कि जब सोलर एनर्जी जो होती है वह आती है प्रोड्यूसर्स के पास, तो प्रोड्यूसर्स इस सोलर एनर्जी का कुछ भाग जो है वह अपने अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए रखता है। 10% एनर्जी जो होती है वह आगे स्थानांतरित करता है। 90% जो ऊर्जा है वो या तो हीट के रूप में वातावरण के अंदर चली जाती है, या ये जो है वह अपने अंदर संग्रहित करके रखता है, मेटाबॉलिज्म में काम में आता है। अगर इस जो प्राइमरी कंज्यूमर को जो 10% मिली, उसका 90% हीट के रूप में चला जाएगा और या खुद के उपापचय में मेटाबॉलिज्म में काम में लेगा। आगे केवल ट्रांसफर कितना करता है, 10%। एक सीधी सी बात, 10% लॉ क्या कहता है कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। 10% से ज्यादा ऊर्जा कभी भी स्थानांतरित नहीं होती है। यही कह रहा है कि लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार प्रत्येक जीव की प्राप्त ऊर्जा का 90% भाग उनकी विभिन्न उपापचयी गतिविधियों, उपापचयी है बेटा यहां पर, उपापचयी गतिविधियों और ऊष्मा उत्सर्जन के रूप में काम में ले ली जाती है, और केवल 10% ऊर्जा अगले पोषक स्तर पर स्थानांतरित होती है।
अतः अपन ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पोषक स्तर पर 90% ऊर्जा जो है वह नष्ट हो जाती है। इसलिए शेर आदि जैसे शिष्ट उपभोक्ता पारिस्थितिक रूप से सबसे कमजोर हैं। एक मैं लिख लेता हूं, यहां पर मैंने लिखा पेड़, पेड़ को खाया खरगोश ने, घास ले लो पेड़ की जगह, खरगोश, खरगोश को खाया कुत्ते ने, कुत्ते को खाया शेर ने, ठीक है, सपोज ऐसा हुआ। तो ऊर्जा जो होती है पारिस्थितिक रूप से ऊर्जा इधर से इधर जाने पर घटती है। पारिस्थितिक रूप से शेर जो होगा वह सबसे कमजोर होगा, क्लियर है बात। और पेड़ जो होगा वह पारिस्थितिक रूप से सबसे शक्तिशाली होता है। पारिस्थितिक रूप से बात करते हैं, ठीक है ना, यूं नहीं कि अकॉर्डिंग टू 10% law of Lindemann, the 90% part of the obtained energy of each organism is utilized in their various metabolic activity, and 90% energy and 10% energy is transferred to the next trophic level. So 90% energy is lost at each trophic level. Therefore, the top consumers like lion are ecologically weakest, but physically they are strong. ठीक है, इकोलॉजिकली वो वीक है, इकोलॉजिकली ये क्या है, वीक है, लेकिन शारीरिक रूप से क्या है, मजबूत है, ठीक है ना। ये 10% एनर्जी कंजर्वेशन एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है, इसको अपन एक मिनट, हाँ एक यहाँ पे बेटा मैं एक लाइन लिखूंगा, हाँ चलो इसको पहले ले लेते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम इनटू एनपीपी। तो जो बेटा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिनको अपन लोग उत्पादक कहते हैं, वो सनलाइट का केवल 1% पार्ट जो है, सूर्य के प्रकाश का केवल 1% भाग जो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करता है। एनपीपी क्या होता है आगे पढ़ेंगे। ऊर्जा के पिरामिड पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता के साथ साथ पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादन के हस्तांतरण का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे अपन ने कहा संख्या का पिरामिड बायोटिक पोटेंशियल को प्रदर्शित करता है। दूसरा पढ़ा अपन ने जैव भार का पिरामिड स्टैंडिंग क्रॉप फसल, खड़ी फसल को प्रदर्शित करता है। ये किसको बताएगा बेटा, एनर्जी रिप्रेजेंट द प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम एज वेल एज द ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्शन इन इकोसिस्टम, ठीक है ना, ऊर्जा स्थानांतरण को प्रदर्शित करता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट ओनली 1%, ये अपन ने कह दी है। प्राइमरी और एनर्जी रिप्रेजेंट, ये भी अपन ने पढ़ लिया अभी अपन ने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो डबल स्लाइड आ गई है, हटा ही देता हूं इसको मैं, स्लाइड नंबर 23 हटा देते हैं, ताकि आपके जब नोट्स मिले ना आपको तो कंपाइल मिले, ज़्यादा कचरा नहीं होना चाहिए बेटा। और बेटा एक ही है, आउट ऑफ एनसीईआरटी अपन को कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ भी नहीं पढ़ना है। चलिए, पिरामिड ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट द प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम एज वेल एज द ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्शन इन इकोसिस्टम, क्लियर है बेटा। चलिए बेटा, अब यहां पर मैं आपको एक चीज लिखवा देता हूं, ध्यान से देखना। क्या चीज ध्यान रखनी है, पहली चीज ध्यान रखनी है, 3 तरह के पिरामिड है। संख्या का पिरामिड, दूसरा पिरामिड है जैव भार का पिरामिड, और तीसरा होता है बेटा ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, ये है बेटा पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये बेटा हमेशा सीधा बनता है, ये ध्यान रखना। ये क्या होगा, ऑलवेज अपराइट, या इसी को अपन लोग इरेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इरेक्ट, ठीक है। अगर बात करते हैं संख्या का पिरामिड, सामान्यतया सीधा, सामान्यतया सीधा, जनरली अपराइट, लेकिन
कहां पर उल्टा होता है बेटा, बताइए, अपन ने बताया था, बोलो, परजीवी खाद्य श्रृंखला में। लेकिन परजीवी या वृक्ष तंत्र में क्या बनता है बेटा, उल्टा बनता है। बट इन पैरासिटिक या ट्री सिस्टम कैसा बनेगा बेटा, उल्टा बनेगा। ठीक है, उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है बेटा, इन्वर्टेड। क्लियर है चीज? ठीक है। तीसरा, जैव भार का पिरामिड भी इसी तरह है, सामान्यतः सीधा, सामान्यतया कैसा बनता है बेटा, सीधा बनता है। जनरली कैसा बनेगा, अपराइट। लेकिन जलीय पारिस्थितिक तंत्र में, जलीय तंत्र में, तंत्र लिख लेता हूं मैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, एक्वेटिक के अंदर कैसा बनता है बेटा, उल्टा या इन्वर्टेड बनता है। तो बेटा ये चीज आपको अच्छी तरीके से देखनी। एक और चीज देख लेते हैं बेटा, 3 पिरामिड है, जैसे अपन ने कहा, पहला पिरामिड है संख्या का। ये क्या प्रदर्शित करता है, ये आपके प्रदर्शित करता है जैविक क्षमता को। किसको प्रदर्शित करता है, जैविक क्षमता को, बायोटिक पोटेंशियल को, लिख लूंगा इंग्लिश में। दूसरा जो होता है वो होता है बेटा जैव भार का पिरामिड। और जैव भार का पिरामिड किसको प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है आपके खड़ी फसल को। किसको करता है, खड़ी फसल को प्रदर्शित करता है। और तीसरा जो है ये आपके ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, ये आपके उत्पादकता व ऊर्जा स्थानांतरण को प्रदर्शित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, बस ये ध्यान रखना। क्या कह रहा हूं बेटा, पिरामिड ऑफ नंबर लिख लेते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर किसको प्रदर्शित करेगा बेटा, बायोटिक पोटेंशियल को प्रदर्शित करता है। अगर बात करते हैं बायोमास के पिरामिड के अंदर, बायोमास पिरामिड ये आपके किसको प्रदर्शित करेगा, स्टैंडिंग क्रॉप को। किसको करेगा बेटा, स्टैंडिंग क्रॉप को प्रदर्शित करेगा। एनर्जी का पिरामिड किसको प्रदर्शित करता है बेटा, एनर्जी पिरामिड प्रदर्शित करता है आपके प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी ट्रांसफर को प्रदर्शित करता है। तो ये दोनों स्लाइड, एक ये स्लाइड और ये एक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। पिरामिड से कोई भी क्वेश्चन आता है, या तो ये आएगा या ये आएगा, इसके अलावा पिरामिड से क्वेश्चन नहीं आ सकता। कुछ मैथमेटिक क्वेश्चन कराऊंगा मैं आज में। बेटा कुछ लिमिटेशंस होती है, हर एक पिरामिड में कुछ लिमिटेशंस है। क्या क्या वह पारिस्थितिक पिरामिड की सीमाएं जो है वह क्या क्या होती है, वो देखते हैं बेटा कि क्या क्या लिमिटेशंस है इकोलॉजिकल पिरामिड की, पारिस्थितिक पिरामिड की सीमाएं। पहला, यह 2 या 2 से अधिक पोषक स्तरों से संबंधित एक ही प्रजाति को ध्यान में नहीं रखता है। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंग टू 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल। बेटा सपोज एक कोई जीव है, वह जीव 1 से अधिक पोषक स्तरों में आता है, तो कभी भी उसको अपन पिरामिड की सहायता से समझा नहीं सकते कि द ऑर्गेनिज्म और द स्पीसीज विच is represented at more than 1 trophic level is never included in the pyramid। क्लियर है पहला पॉइंट, उसको अपन पिरामिड से प्रदर्शित नहीं कर सकते। यह एक सरल खाद्य श्रृंखला को मानता है जो प्रकृति में लगभग कभी मौजूद नहीं होती है। पिरामिड यही मानते हैं कि एक खाद्य श्रृंखला, एक सिंपल जो अपन ने बात की ना उसकी बात, ये खाद्य जाल को नहीं मानते, यह खाद्य जाल को समायोजित नहीं करता। इट एज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन, something that almost never exists in the nature. It does not accommodate a food web। यह फूड वेब को नहीं मानते। बेटा एक पारिस्थितिक तंत्र के अंदर जो भी पिरामिड बनते हैं,
इस पिरामिड के अंदर मर्दोपजीवी का कोई स्थान नहीं दिया गया। जितने भी सेप्रोफाइट्स होते हैं, जितने भी सेप्रोफाइट्स होते हैं, सेप्रोफाइट्स का मतलब जो मृत सड़े गले पदार्थों से अपने भोजन की प्राप्त करते हैं, उनको पिरामिड के अंदर कहीं पर दर्शा नहीं सकते। तो ये पिरामिड की कुछ लिमिटेशंस है, कुछ सीमाएं हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। स्टैंडिंग क्रॉप, मैंने कहा था ना बेटा स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है। तो स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है कि द टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया एट पर्टिकुलर टाइम। एक पारिस्थितिक तंत्र में खड़ी फसल क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र में किसी विशेष समय में किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद जीवित कार्बनिक पदार्थों की कुल मात्रा कि एक पारिस्थितिक तंत्र में किसी विशेष समय में, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना, ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, कि खड़ी फसल क्या होती है कि पारिस्थितिक तंत्र में किसी विशेष समय में विशेष क्षेत्र में मौजूद कार्बनिक पदार्थों की कुल मात्रा क्या कहलाती है बेटा, कुल मात्रा आपके कहलाती है खड़ी फसल। कि द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर present in a particular area at particular time is what it is called as standing crop. It may be expressed in terms of weight per unit area. इसे प्रति इकाई क्षेत्र के वजन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जीव भार वजन के रूप में व्यक्त की गई खड़ी फसल है। जीव भार क्या है, वजन के रूप में व्यक्त की गई एक खड़ी फसल है। ठीक है बेटा, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। स्थायी गुणवत्ता, स्टैंडिंग क्वालिटी क्या होती है, या स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। स्थायी गुणवत्ता या अकार्बनिक पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र में किसी विशेष समय पर किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जैसे अकार्बनिक पदार्थों के कुल मात्रा को स्थायी अवस्था कहते हैं। खड़ी फसल तो क्या है, कार्बनिक पदार्थों की कुल मात्रा, जबकि स्थायी अवस्था क्या है, अकार्बनिक पदार्थों की कुल मात्रा जो है वह आपकी स्थायी अवस्था, स्टैंडिंग क्वालिटी या स्टैंडिंग स्टेट कहलाती है। तो चलिए बेटा, आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। आगे अपन जो भी है इस चैप्टर के अंदर बचता है उसको कंप्लीट करके अपन एमसीक्यूज करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।